हाँ, हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट। हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में लास्ट क्लास में मैंने आपको अभिक्रिया के वेग के बारे में बताया था कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। मैंने आपको कहा था इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग। फिर मैंने अभिक्रिया के वेग 3 प्रकार के बताए थे। एक तो बताया था औसत वेग, एक बताया था तात्क्षणिक वेग और एक प्रारंभिक वेग। समय अंतराल यदि ऐसा है ठीक ठाक मापन योग्य, जिसका आसानी से मापन कर सकें, समय अंतराल ठीक ठाक है, मापन योग्य है, ऐसी स्थिति में जब अभिक्रिया का वेग निकालोगे हम ठीक ठाक समय अंतराल लेकर के, तो अभिक्रिया का वेग औसत वेग आएगा। और समय अंतराल बहुत कम है तो अभिक्रिया का वेग कौन सा वेग होगा? तात्क्षणिक वेग। और अभिक्रिया के प्रारंभ में जो तात्क्षणिक वेग आता है वो कहलाता है प्रारंभिक वेग। उसके बाद रस समीकरण मिति के आधार पर आपको अभिक्रिया के वेग बताए थे। मैंने कहा आपको कोई रस समीकरण दे दे, रस समीकरण का मतलब कोई संतुलित अभिक्रिया दे दे, तो उस संतुलित अभिक्रिया में जितने क्रियाकारक व उत्पाद होंगे उसमें उतने ही वेग होंगे। जैसे संतुलित अभिक्रिया में मान लो 2 क्रियाकारक और 2 उत्पाद हैं तो 4 वेग होंगे। 2 तो क्रियाकारकों के जो तो होंगे विलुप्त होने के वेग, और 2 होंगे उत्पादों के जो होंगे निर्माण के। अच्छा, तो उस अभिक्रिया में मान लो 4 क्रियाकारक उत्पाद हैं तो उस अभिक्रिया में 4 वेग होंगे। उन क्रियाकारक व उत्पादों के वेग में उनके गुणांकों का भाग दे देंगे तो वो सभी वेग कैसे हो जाएंगे? बराबर। अब बराबर होने के बाद वो कहलाएंगे फिर अभिक्रिया का वेग। इस तरह से समझाया था। इस पर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल तो कराया था और दोस्तों आपको एक न्यूमेरिकल मैंने घर से करने के लिए कहा था। मैंने लास्ट में जो न्यूमेरिकल आपको घर से करने के लिए कहा था उसको एक बार मैं बता देता हूँ। आपको मैंने एक अभिक्रिया दी थी R से P, ठीक है, ये एक अभिक्रिया लिखी हुई है, क्लियर। और इसके लिए मैंने कहा था, जैसे मुझे ध्यान है शायद मैंने क्रियाकारक की सांद्रता के बारे में बात की थी। क्रियाकारक की सांद्रता 25 मिनट में, कुछ ऐसा मुझे ध्यान है, क्रियाकारक की सांद्रता 25 मिनट में 0.03 मोल प्रति लीटर से, मोल प्रति लीटर को मोलरता लिख दूं, घट करके कितनी हो गई थी? 0.02 मोल प्रति लीटर। तो इस अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता 25 मिनट में 0.03 मोल प्रति लीटर से घट करके 0.02 मोल प्रति लीटर हो गई थी। और हमें अभिक्रिया का वेग निकालना था, औसत वेग निकालना था। वो समय के पदों में भी निकालना था, वो सेकंड के पदों में भी और मिनट के पदों में भी। तो निकाल सकते हैं, पहले मिनट के पदों में निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला बताओ पहले। अभिक्रिया का वेग, क्रियाकारक के लिए जानकारी दी है ये, तो क्रियाकारक के लिए ही लिखना है आपको। अभिक्रिया का वेग होगा अच्छा, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। इसका गुणांक 1 है तो नीचे 1 का भाग लगेगा। गुणांक 2 होता तो कितने का भाग लग जाता? 2 का। सही है। तो अभिक्रिया का वेग ये आ गया। ये क्रियाकारक R का वेग है, R का वेग है। अब इसमें गुणांक इसका 1 है तो 1 का भाग देंगे तो यही अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। यहाँ पर क्रियाकारक के लिए आपको पता है माइनस चिन्ह लगाते हैं। अब क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन, फाइनल सांद्रता माइनस इनिशियल, तो 0.02 में से कितनी घटाओगे? 0.03। आगे किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। सांद्रता में परिवर्तन तो ये हो गया, आगे माइनस का चिन्ह। नीचे समय अंतराल, समय अंतराल कितना है? 25 मिनट। 25 मिनट में तो समय अंतराल 25 मिनट है। सही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.02 में से 0.03 घटाओगे तो कितना बचेगा? माइनस के 0.01। सही है। और माइनस माइनस प्लस होकर के कितना बचेगा? 0.01 बटे कितना आएगा? 25। इसको सॉल्व करोगे तो अभिक्रिया का वेग
का मात्रक क्या आएगा, मोल प्रति लीटर मिनट इनवर्स, मिनट है क्या यहाँ में, और सेकंड के पदों में निकालना हो आपको अभिक्रिया का वेग तो मिनट की जगह आप क्या लिखोगे, सेकंड। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुना करोगे, 60 का, तो नीचे 25 गुना 60 आएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो मात्रक किसके पदों में आएगा, सेकंड के पदों में, क्योंकि अब आपने नीचे सेकंड लिखी है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। कितने जनों का ये सही था, हाथ खड़ा करें, समझ गए। अच्छा, अब मैं आपको एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ, आपके बुक के ही करा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी बुक के, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो, चलो। लिखो एक क्वेश्चन और, आपके बुक के ही क्वेश्चन है। लिखो 318 केल्विन पर, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, है ना। 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया, ठीक है। आगे लिखो, प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल प्रति लीटर थी, जो 184 मिनट बाद घटकर 2.08 मोल प्रति लीटर रह गई। इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना घंटों, मिनटों व सेकंडों के पदों में कीजिए। ठीक है। आगे लिखो, इस समय अंतराल में NO2 सुन लेना, इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या है, NO2 के उत्पादन की दर क्या है, ठीक है। देख लो इधर अभिक्रिया ये दे रखी है क्वेश्चन में, अभिक्रिया और नीचे अभिक्रिया ये दे रखी है 2N2O5 से बन रहा है 4NO2, बोलना मत बस, 4NO2 प्लस O2, ये सब गैस हैं इसमें, है ना। ये अभिक्रिया आपको दे रखी है,
ठीक है। अब देख लो, संतुलित अभिक्रिया रस समीकरण दे रखी है ना। अब इसमें आपसे क्वेश्चन में दो चीज़ पूछी हैं। पहले तो पूछा है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग घंटों, सेकंडों और मिनटों, तीनों के पदों में किसका वेग निकलवाया है? अभिक्रिया का वेग। और साथ में लास्ट में इसमें NO2 बोले नहीं, लास्ट में इसमें NO2 के उत्पादन की दर, दर का मतलब क्या होता है? वेग। NO2 के उत्पादन मतलब निर्माण का वेग भी पूछा है। उत्पादन मतलब निर्माण ही तो होता है। तो इसमें दो चीज़ पूछी हैं, एक तो अभिक्रिया का वेग और एक NO2 के उत्पादन का वेग, मतलब NO2 के निर्माण का वेग। सही है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। दिया क्या है, पहले तो ये देखते हैं कि दिया क्या है। हमें दे रखा है N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है। दे रखी है क्या? N2O5 की ढंग से देखो, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, जो शायद कितनी दी है उसने? 2.33 मोल प्रति लीटर। आप भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन कठिन है नहीं। मोल प्रति लीटर, सही है। और कितने मिनट बाद? 184 मिनट बाद। 184 मिनट बाद उसने हमें N2O5 की सांद्रता दे रखी है। 184 मिनट बाद मतलब इस अभिक्रिया को 184 मिनट हो चुके हैं। तब इसकी सांद्रता घट करके कितनी रह गई है? 2 मोल प्रति लीटर। अभिक्रिया का वेग पूछा है और NO2 के निर्माण की दर या उत्पादन की दर पूछी है। क्वेश्चन कैसे करना है, करने का तरीका देख लो। पहले रस समीकरण मिति के अनुसार, रस समीकरण मिति के अनुसार अपन इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं क्या? अच्छा, रस समीकरण मिति के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या आएगा? ढंग से सुनो। R बराबर, सही है, हाँ, N2O5 का वेग बताओ तो माइनस डेल्टा किसकी सांतम परिवर्तन? N2O5 की सांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ये किसका वेग है? N2O5 का। किसका वेग है? विलुप्त होने का। विलुप्ति हो रहा है ना। अच्छा, इसमें अगर इसके गुणांक का भाग दे दें तो ये किसका वेग बन जाएगा? अभिक्रिया का वेग। सही है, बराबर। क्लियर। अब NO2 का वेग लिखता हूँ, NO2 का उत्पादन का या निर्माण का वेग, तो बता क्या आएगा? प्लस डेल्टा NO2 की सांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ये किसका वेग है? NO2 के निर्माण का वेग। इसके गुणांक का भाग दे देते हैं 4। अब इसके गुणांक का भाग देते ही ये भी किसका वेग बन जाएगा? अभिक्रिया का। हमको 2 की ज़रूरत है, O2 तो कोई मतलब है ही ना है। भले लिख सकते तो हम लिख भी सकते थे प्लस डेल्टा O2 की सांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। गुणांक कितना है? 1। तो रस समीकरण मिति के आधार पर आपको समझा चुका हूँ, ये इस अभिक्रिया का वेग होगा। ऐसी एक अभिक्रिया दी थी मैंने लास्ट में, M1A + M2B, ध्यान आ गया होगा आपको। तो ये हमने लिख दिया। हमसे पूछा पहले क्या है? अभिक्रिया का वेग, और आपके लिए N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन दिया है, तो अभिक्रिया का वेग तो यहाँ से निकल जाएगा। ढंग से देखो, सही है क्या? हम ऐसे लिख सकते हैं R बराबर माइनस डेल्टा किसकी सांद्रता में परिवर्तन? N2O5 की बटे परिवर्तन में लगा समय, और नीचे 2 मान रख सकते हो इसी में। सही है। अभिक्रिया का वेग पूछा है ना उसने, माइनस N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? क्या लिखोगे? फाइनल सांद्रता माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी हुई? 2.08। इनिशियल कितनी थी? 2.33 बटे 2 इंटू परिवर्तन में लगा समय। कितना समय लगा परिवर्तन में? 184 में। मिनट में लिख रहा है तो अभिक्रिया का वेग मिनट के पदों में आएगा।
और इसको अगर सेकंड में लिखता समय को, तो अभिक्रिया का वेग सेकंड के पदों में आता, और इसको अगर मैं घंटों में लिखता तो अभिक्रिया का वेग घंटों के पदों में आ जाता। मैं इस समय किस में लिख रहा हूँ? मिनट के पदों में। इसको सॉल्व करना है। ये माइनस में आएगा, 2.08 में से 2.33 घटेगा, माइनस का आएगा 0.25, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आ जाएगा 0.25 बटे, नीचे आएगा 2 गुना 184। इसको सॉल्व कर लोगे भाई, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ। पर मात्रक क्या आएगा? वेग है, वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर मिनट इनवर्स। समय मिनट में रखा है, मिनट इनवर्स। अब आगे आप समझ गए होंगे। इस समय को अगर आप सेकंड में रखते तो इसमें क्या क्या गुना हो जाता? तो मात्रक किस में आता? सेकंड इनवर्स में। और अगर इसको आवर्स में बदलना हो, मिनट को आवर्स में बदलना हो, तो कितने का भाग लगेगा? 60 का। 60 का भाग देते तो ऊपर गुना में 60 चला जाता, तब आंसर किस में आता? आवर्स इनवर्स में, घंटों के पदों में। सही है का? तो ये काम तो आप कर सकते हो, मैं केवल मिनट के पदों में निकाल रहा हूँ। दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन में जो पूछी गई है, NO2 के उत्पादन का वेग, यही पूछा है क्या? NO2 के उत्पादन का वेग, निर्माण का वेग यही है क्या? 4 को हटा दूं तो यही बचेगा ना, निर्माण का वेग। ढंग से देख ले, NO2 के निर्माण का वेग क्या होगा? NO2 की शांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। मैंने जिस पर ये गोला बनाया है, ये N2 के निर्माण का वेग है, और ये R गुना 4 आएगा कि नहीं आएगा? ना आएगा। NO2 के निर्माण का वेग 4 × R नहीं आएगा क्या? 4 वज्र गुना होकर के R में गुना नहीं हो जाएगा क्या इसका? ना दिख रहा होगा। E निकाल लो। E NO2 के निर्माण का वेग ये है, और रस समीकरण मिति के आधार पर आप खुद देख लो। ये जब निकालोगे तो R में 4 का गुना करते ही NO2 के उत्पादन का वेग नहीं आ जाएगा क्या? तो NO2 के उत्पादन का वेग कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 4 × R। लिख सकता हूँ मैं, जो पूछा है NO2 के उत्पादन की दर, ये पूछा है ना। बता NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी? NO2 के निर्माण का वेग होगा प्लस डेल्टा NO2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यही होगा। और ये इस रस समीकरण विधि के आधार पर कितना होगा? 4R होगा या नहीं होगा? और R का मान आप ऊपर निकाल चुके हो। सही है क्या? तो 4 × R, R का मान ये लिख रहा आप भी, कितना है? 0.25 बटे 2 गुना 184। मात्रक पता ही है तो वेग ही, तो मात्रक वही आएगा। है तो वेग, दर ही तो है ही। मात्रक आएगा मोल प्रति लीटर मिनट इनवर्स। उसी तरह इसको भी हम सेकंड इनवर्स के पदों में भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर नीचे कितने का गुना और कर देते हैं? 60 का। इसको भी हम आवर इनवर्स के पदों में, मतलब घंटों के पदों में भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें कितने का भाग दे देते हैं? 60 का। समझ गए कि दोनों चीज़ पूछी हैं जो? तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। इसको भी नोट कर लीजिए।
फटाफट लेके आए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। एक मिनट रुक जाओ, जो बात बोलने वाला हूँ उसको एक बार समझ लो, फिर लिख लेना। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई अभिक्रिया इधर ध्यान दो, लो पहले पीछे लिख लेना, इसको इधर ध्यान दो, सभी सामने ध्यान दें। मान लो आपको कोई ऐसी अभिक्रिया दे दे, संतुलित अभिक्रिया, और उसमें एक वेग दे दे कोई भी। जैसे मान लो आपको अभिक्रिया का वेग दे दिया, मान लो आर का मान दे दिया, कोई भी ऐसी अभिक्रिया दे करके आपको किसका वेग दे दे, अभिक्रिया। अब बताओ उसमें आप सभी क्रियाकारक और उत्पादों के वेग निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। पहले अभिक्रिया की रस समीकरण लिखी। अब मान लो जैसे आपको यहाँ पर निकालना है N2O5 के विलुप्त होने का वेग, तो वो 2R आ जाएगा। R का मान दे रखा है तो 2 × R कर दोगे, N2O5 के विलुप्त होने का वेग आ जाएगा। NO2 के निर्माण का वेग निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? 4R। सही है। और O2 के भी निर्माण का वेग निकाल सकते हैं, वो किसके बराबर आएगा? R के। एक वेग दे करके अन्य सभी वेगों को निकाल सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, मान लो इसी क्वेश्चन में ये अभिक्रिया देता और हमें ऑक्सीजन के निर्माण का वेग दे देता, निर्माण का वेग दे देता मान लो 5, तो रस समीकरण मिति के आधार पर ऑक्सीजन के निर्माण का वेग ही अभिक्रिया के वेग के बराबर होता। तो ऑक्सीजन का निर्माण का वेग जो होता वही तो अभिक्रिया का वेग होता। ये ऑक्सीजन के निर्माण का वेग ही तो है, वही तो अभिक्रिया का वेग होता। और जैसे ही तुमको अभिक्रिया का वेग मिल जाता, आप इन दोनों के भी वेग निकाल सकते थे। इसका वेग N2O5 का वेग कितना आता? 2R। इसका वेग कितना आता? NO2 का वेग 4R। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। कोई भी एक अभिक्रिया दे दी, उसमें एक वेग दे दिया, कोई सा भी एक वेग दे दे, कोई एक क्रियाकारक का वेग दे दिया, तो अन्य सभी क्रियाकारक और उत्पादों के वेग हम ज्ञात कर सकते हैं। उस क्वेश्चन में हम अभिक्रिया का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखो पहले? रस समीकरण। रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग लिखो पहले। फिर आपको कोई एक वेग दे रखा हो ना, उससे आप अन्य सभी वेगों की गणना कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी क्रियाकारक का वेग दे दिया 1 का, तो अन्य सभी क्रियाकारक और उत्पादों की वेग भी निकाल सकते हो, अभिक्रिया का वेग भी आप ज्ञात कर सकते हो। सही है। एक बार फिर दूँ एग्जाम्पल। जैसे मान लो मैं ये देता, रिएक्शन मैंने आपको ये दी, मान लो 3A + 4B और बन रहा है 2C + D। और इसमें मान लो मैं आपको A के विलुप्त होने का वेग दे देता हूँ। A के विलुप्त होने का वेग यही होगा ना, A की शांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। मान लो A के विलुप्त होने का वेग 2 दे दिया, और कहूँ अब मैं ज्ञात करो B के विलुप्त होने का वेग, C के निर्माण का वेग, D के निर्माण का वेग और अभिक्रिया का वेग। कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखो? रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया क्या आएगा बता? A की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, गुणांक कितना है? 3, बराबर B की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, गुणांक कितना है? 4, बराबर, समझ गए का? C का वेग क्या लिखते हैं? निर्माण का वेग उत्पाद है प्लस आता, C की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, और फिर D की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये बराबर क्या हो जाता? अभिक्रिया का वेग। अब आपको क्या दे रखा है उसने? एक ये दे रखा है, ये इसका मान कितना दे रखा है? 2। तो अभिक्रिया का वेग 2/3 आ गया। बोल नहीं आ गया क्या? इसकी जगह 2 रख दोगे तो अभिक्रिया का वेग कितना आ जाएगा? 2/3। और जैसे ही आपके पास अभिक्रिया का वेग आ जाए, आप सबके वेग निकाल सकते हैं। B का वेग निकल जाएगा 2/3 में कितने का गुना हो जाएगा? 4 का। C का वेग निकल जाएगा, या मैं गुणांक को भूल को देखूँ मैं, C का गुणांक कितना आएगा? नीचे 2। C का वेग निकल जाएगा, जो अभिक्रिया का वेग है उसमें कितने का गुना हो जाएगा? 2 का। और D का वेग है वो तो किसके वेग के बराबर आएगा? अभिक्रिया के।
मेरा कहने का मतलब समझ जाओ, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने बना करके वो दे सकता है। अब इसको फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। अबे जल्दी लिखे यार, ऐसे आराम आराम से पार पड़ेगा। हाँ भाई, अब आगे देखो। सामने ध्यान। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं ध्यान इधर। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन वेग नियतांक, जिसको दर नियतांक भी कहते हैं। वेग या दर एक ही बात है। वेग नियतांक कह लो, दर नियतांक कह लो, या इसको एक नाम से और जानते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। और इसका सिंबल होता है के। ठीक है, तो बात अब किसकी पढ़ रहे हैं अपन? वेग नियतांक, दर नियतांक, या अपन क्या पढ़ने वाले हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। वेग नियतांक, दर नियतांक एक ही चीज़ है, और विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी किसको कहते हैं? वेग नियतांक या दर नियतांक को। अब ये होता क्या है, इसको ढंग से समझें। अच्छा, जैसे मैंने आपके सामने एक अभिक्रिया लिखी, ध्यान देना भाई, पूरी ढंग से समझ लेना। सही है। अब अभिक्रिया लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, ढंग से देखना। मान लो मैंने ये अभिक्रिया लिखी N1A प्लस N2B। ए और बी क्रिया कारक हैं, और N1 और N2 इनके क्या हैं? गुणांक। सही है। संतुलित अभिक्रिया लिख रहा हूँ, रस समीकरण, तीर का चिन्ह। और मान लो M1C प्लस M2D। समझ जाओ, C और D उत्पाद हैं, और M1 और M2 क्रम से है, इनके क्या हैं? गुणांक हैं। अच्छा, अब एक आपको मैंने पढ़ाया था 11th क्लास में, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, गुलबर्ग बागे नाम के वैज्ञानिकों ने दिया था, आपको थोड़ा बहुत याद आए तो। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि किसी अभिक्रिया का वेग, कौन सा नियम? द्रव्यानुपाती, लॉ ऑफ मास एक्शन, याद आ रहा हो, LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। और द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? अभिक्रिया का वेग जो होता है वो समानुपाती होता है क्रिया कारकों की सांद्रता। सांद्रता लिख दी का मैंने, यही क्रिया कारक है क्या? मैं कोष्टक लगा दिया तो क्या लिख दी मैंने? सांद्रता। ढंग से सुनो, अभी पूर्ण ना हुआ। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता ये गुणांक मैंने कहाँ पहुँचा दिए हैं? घातों में। सही है, कि गुणनफल के समानुपाती होता है। सिंपल भाषा में कहूँ
तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। और गुणांक कहाँ लिखने हैं आपको, घातों में। ये गुणांक कहाँ लिखे हैं, घातों में। तो अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है और गुणांक आपको घातों में लिखने हैं। ये 11th में पढ़ाया था और ये बात सही भी है। कोई भी अभिक्रिया में आप देखते हैं, प्रैक्टिकली सोचना, कोई भी अभिक्रिया हो उसका वेग प्रारंभ में तीव्र आता है। ये देखा गया है, प्रारंभ में तीव्र आता है क्योंकि प्रारंभ में क्रिया कारकों की सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा। सांद्रता मतलब मात्रा ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे अभिक्रिया चलती है, आपको पता है क्रिया कारकों की मात्रा घटती जाती है ना। अभिक्रिया चलती है तो क्रिया कारकों की मात्रा घटती है और उत्पादों की मात्रा बढ़ती है। तो प्रारंभ में ये देखा गया है अभिक्रिया का वेग अधिक आता है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में क्रिया कारक की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। और जैसे जैसे क्रिया कारक की मात्रा घटती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी घटता चला जाता है। तो ये देखा गया है नॉर्मली कि कोई भी अभिक्रिया हो, प्रारंभ में क्रिया कारक आपको पता है प्रारंभ में अधिकतम होता है, तो प्रारंभ में वेग मैक्सिमम आएगा और धीरे धीरे क्रिया कारक घटता जाता है और अभिक्रिया का वेग घटता जाता है। तो अभिक्रिया का वेग जो होता है क्रिया कारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती, और गुणांक घातों में। अब अगली बात सुना, ये तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से मैंने लिखा है। अब मैं एक बात कहूँ, प्रायोगिक तौर पर यह देखा गया है, सही है, प्रायोगिक समझ गए, प्रयोगों के द्वारा प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो समानुपाती होता है क्रिया कारकों की सांद्रता के। ये बात तो सही है, पर ये जो इनके गुणांक, इनके ऊपर जो ये घात लग रही हैं, द्रव्यानुपाती की क्रिया के नियम में तो घात कौन है, घात हैं इनके गुणांक। ढंग से सुनिए। पर प्रायोगिक रूप से ये देखा गया है कि ये जो घात हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है n1 और n2 ही हों। मतलब x का मान n1 हो सकता है, y का मान n2 हो सकता है, पर इनके अलावा भी कोई और भी हो सकता है। प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकाला है। गुलबर्ग वागे को ये बात पता नहीं थी जब उसने ये नियम दिया था। वो तो कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उन्होंने जो गुणांक थे वो कहाँ लिखे थे, घातों में। बाद में ये रिजल्ट आया, बाद की बात कर रहा हूँ, कि बाद में ये पता लगा कि ये जो गुणांक हैं, जो ये ऊपर n1 n2 लिखे हुए हैं, इनके स्थान पर और कोई गुणांक भी आ सकते हैं। समझ रहा है मेरी बात? कोई ज़रूरी नहीं है, हमेशा ये सत्य नहीं होता कि यहाँ पर n1 ही आए, n1 की जगह और कोई मान भी यहाँ पर आ सकता है। जैसे मान लो n1 का मान होता 4, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 4 ही आए, 4 के स्थान पर 3 भी आ सकता है। हालांकि 4 आ सकता है, पर 4 के स्थान पर 3, 2, 1 कुछ भी आ सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकला है कि x और y के मान कोई ज़रूरी नहीं है n1 और n2 ही हों, इनके अलावा भी कोई भी और मान भी हो सकते। मतलब ये जो मैंने लिखी है ऊपर वाली समीकरण, ये तो किसके नियम से लिखी है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से तो अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, और गुणांक कहाँ लिखे जाते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में जो गुणांक कहाँ लिखे जाते हैं, घातों में। पर प्रायोगिक तौर पर, या यूँ कहूँ प्रयोगों से, ऐसे लिख देता हूँ, ढंग से समझने भाई बात को, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी बहुत तगड़ी। प्रायोगिक तौर पर क्या निष्कर्ष निकाला गया है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, पर ये घात जो हैं, ये गुणांक हों, ये जरूरी नहीं है। सही है? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में तो यहाँ ऊपर घात हैं जो कौन है, गुणांक हैं।
पर प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकला है कि ये घात हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये घात गुणांक ही हों और कुछ भी हो सकती हैं। पर ये तो दोनों बात तो यही है। प्रयोगों से भी ये निष्कर्ष निकलता है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है, समानुपाती होता है। और द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से भी ये बात सत्य है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में तो ऊपर क्या लिखी जाती हैं, गुणांक लिखे जाते हैं क्रियाकारकों के। और जबकि प्रायोगिक तौर पर प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकला है कि ऊपर जो घात आए वो घात कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या हो, गुणांक हों। मतलब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बात ज़्यादा करेक्ट है। किसकी बजाय? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम की बजाय। क्लियर? अब आगे सुनो। ये कहलाता है वेग व्यंजक। ये जो लिखा है प्रयोग से, जो लिखा है प्रयोग करके जो लिखा है, ये अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती ऊपर घात x y लिखी हैं। ये x और y कहाँ से निकल करके आई हैं? प्रयोग से। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से तो ये x और y का मान कितना है? n1 और n2। तो ये जो प्रयोग से ये जो अभिक्रिया का वेग लिखा गया है, ये जो समीकरण लिखी गई है, इस समीकरण को बोलते हैं वेग नियम, या इसको बोलते हैं दर नियम। इसको क्या बोलते हैं? वेग नियम या दर। अगर आपके सामने ऐसा लिख रहा हो R समानुपाती क्रियाकारकों की सांद्रता और ऊपर कोई घात लग रही हो, तो आप समझ जाना वो क्या है? वेग नियम या क्या है? दर नियम। कहीं ऐसा लिख रहा हो R समानुपाती क्रियाकारकों की सांद्रता ऊपर कोई घात लग रही हो, तो वो क्या है? वेग नियम या दर नियम। क्लियर? इसको भी वेग नियम कह सकते हैं, पर इसमें थोड़ी सी त्रुटि है। त्रुटि क्या है कि इसमें जो गुणांक हैं वो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में गुणांकों को ही क्या बना दिया है? इनकी घात। पर कोई ये हमेशा सत्य नहीं होता। n1 और n2 के स्थान पर कोई अन्य मान भी आ सकते हैं, इसलिए ये करेक्ट है। सही है? ये क्या है जो करेक्ट है, जो प्रयोगों से आया है वो निष्कर्ष, वो क्या है? दर नियम या वेग नियम। अब इसमें अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं दोस्तों, तो कोई नियतांक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। R बराबर के आगे नियतांक जिसका हमें इंतजार था, a की पावर a की सांद्रता की घात कितनी? x। क्या x का मान n1 हो सकता है? हो सकता है। x का मान n1 के अलावा कोई और भी हो सकता है क्या? हो सकता है। x का मान हमेशा n1 होगा? नहीं, n1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। समझ जाना मतलब। और b की पावर b की सांद्रता की घात बाई। यहाँ ये k जो है ये कौन है? ये k जो है ये कौन है? दर नियतांक या वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्लियर? अब लड़का कहता है कि k को परिभाषित कीजिए। मैंने बहुत आसानी से क्रियाकारकों की सांद्रता 1 मान लो, 1 मोल प्रति लीटर। कितनी मान लो? तो 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आएगा, b की घात कितनी भी हो 1 ही आएगा। क्रियाकारकों की सांद्रता में 1 मान लेता हूं तो उसकी घात कितनी भी लग रही हो वो तो 1 ही आएगा। मैं ये कहता हूं यदि क्रियाकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो प्रत्येक की, तो ऐसी स्थिति में इन सब के मान 1 हो जाएंगे और अभिक्रिया का वेग किसके बराबर आ जाएगा? वेग नियतांक के। हम कह सकते हैं क्रियाकारकों की इकाई सांद्रता होने पर, इकाई का मतलब 1, क्रियाकारकों की इकाई सांद्रता होने पर अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है? दर नियतांक। अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है? दर नियतांक। या अभिक्रिया के वेग को विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई नाम तो है। तब सिंपल सी परिभाषा बन गई। क्रियाकारकों की इकाई सांद्रता होने पर
अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? वेग नियतांक। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? यहाँ लिख सके अगर सब चीज़ समझिए तो यहाँ में हेड डालो। वेग नियतांक, दर नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। वेग नियतांक, दर नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग। या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। कोष्टक में लिख लेना के। अच्छा, मैं ऐसे लिखा सकता हूँ क्या? क्योंकि बिल्कुल सही लिखाना है मुझे। सुन लो पहले, हेडिंग डल गई। मैं ऐसे लिखा सकूँ का? सुनना। द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, सुन लो, लिख रहा है द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारकों की मोलर सांद्रताओं, मोलर सांद्रता मतलब मोलरता, क्रिया कारकों की मोलर सांद्रताओं की घातांकों, घातांकों समझ गए, N1 और N2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। सही है? क्रिया कारकों की मोलर सांद्रताओं की के घातांकों के गुणनफल, तो उसको समझ जा, पूरे का गुणनफल किया गया है कि क्या होता है? समानुपाती। घातांकों की जगह गुणांक भी लिख सकते हैं, ऊपर घात में क्या है? गुणांक है। सही है का? तो इस तरह से लिखाने जा रहा हूँ एक कठिन सी लाइन। लिखो इसमें, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से, क्रिया के नियम से किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में उपस्थित उस रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारकों की मोलर सांद्रताओं क्रिया कारकों के मोलर सांद्रताओं के घातांकों सहित गुणनफल के घातांकों सहित गुणनफल के समानुपाती होता है। घातांकों सहित गुणनफल के समानुपाती होता है, यही लिखाया है मैंने। दोबारा सुन ले, क्रिया कारकों की मोलर सांद्रताओं के घातांकों सहित गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। ऐसे लिख रहा है। सही है का? अब इसमें और भाषा लिखने से तो कोई सेंस है नहीं, इस पूरे को फटाफट लिख लो। 1 मिनट एक काम और करो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, इसको बाद में लिख लेना। मैं इसमें किसकी परिभाषा लिखा जाता हूँ? दर नियतांक की। या तो बोर्ड पर तो टाल लेना, थोड़ी सी जगह छोड़ दो और अब नीचे लिखो, थोड़ी सी जगह छोड़ करके ये आ जाए पूरा जो बोर्ड पर लिख रहा हो, इतनी जगह छोड़ दो और नीचे लिखो, फिर देख लो कितनी जगह में आ जाएगा ही। और नीचे लिखो, क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता होने पर, क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता होने पर, क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता होने पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? दर नियतांक कहलाता है। अभिक्रिया का वेग दर नियतांक कहलाता है। ठीक है, अब कल मिलेंगे।